हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और यानी कि पहला चैप्टर हमारा अर्थव्यवस्था और इसके विकास तथा इतिहास, ठीक है। तो इनके प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं 134 नंबर क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर में। हमारा अगला क्वेश्चन है आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा से आप क्या समझते हैं। देखो, आधारभूत ढांचा का मतलब क्या होता है? एक इंसान को जीने के लिए, ठीक है ना, 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज का? कम से कम तो भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और कपड़ा, मकान चाहिए। समझ में आ गया ना? रोटी कपड़ा मकान, सिनेमा में भी एक डायलॉग मारता है, ठीक है। सिंपल सा बात है। हमारे लिए क्या है? आधारभूत चीजें, वही चीज चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं भी रहेगा तो भी हम जी सकते हैं ना। रोटी कपड़ा मकान, रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं, भोजन। उसी तरह से एक आधारभूत ढांचा क्या होता है? दोनों मिलता जुलता चीज है ना। किसी भी देश के लिए आधारभूत ढांचा क्या कहलाएगा? तो वहां के लिए कुछ आवश्यक चीजें होगी जो कि बहुत आवश्यक है ना, जरूरी है। तो देश के आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास के लिए यानी कि पैसों का आदान प्रदान होना चाहिए, है ना। हम अपना फसल उपजा लेते हैं, मान के चलो फसल काटे, फसल उपजा के लाए, बोरा में कस के घर में रख दिए, उसको बेचना नहीं है, सिर्फ खाना है, तो क्या होगा बताओ? हमारे पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। बोरा लेकर के तो जाना नहीं है दुकान। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आर्थिक गतिविधि के लिए, पैसों का लेन देन करने के लिए, ठीक है ना, हम लोगों को कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत है। समझ में आया? क्या क्या चीज की आवश्यकता है? तो सबसे पहला चीज देखो, सड़क होना चाहिए, है ना। परिवहन होना चाहिए। परिवहन किसको बोलते हैं भाई? तो परिवहन जो मान चलो कि ट्रक है, बस है, रेल है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम सामान को आसानी से पहुंचा सके। समझ में आया? तो अब मान के चलो कि मकई है, मकई 1000 रुपया कुंटल है, ठीक है। हमको उसको फसल लगाने में, मजदूर को देने में, बस भाड़ा में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। क्योंकि जो है गाड़ी यदि नहीं चलती है, सड़क नहीं है, तेल ज्यादा खाएगा तो ज्यादा पैसा लेगा हमसे। तो अब सोचो, हम लगाए हैं 2000 रुपया मकई में, अब बिक रहा है 21,000 रुपया में, तो घाटा हो जाएगा ना उस कंडीशन में। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमको कुछ ऐसा व्यवस्था चाहिए ताकि हमको कम खर्च में ज्यादा फायदा हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष। अब एक स्टूडेंट के लिए आधारभूत ढांचा क्या होना चाहिए? बच्चे के पास कॉपी होना चाहिए, कम से कम कलम होना चाहिए, जो जरूरत का किताब है वो कम से कम तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये चीजें, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए। समझ में आ गया ना? हम लोग चूंकि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो देश के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक गतिविधि के लिए हमारे पास कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत है। उसी आवश्यक चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारिक संरचना, या फिर यहाँ पर सहायक तत्व बोला, आवश्यक तत्व बोलो, सहायक तत्व, कोई बात नहीं। उदाहरण के लिए अब जैसे देख लो, बिजली की आवश्यकता है ना, बिजली बहुत जरूरी है। एक समय था फैक्ट्री में डीजल डाल के, कोयला डाल के इंजन को चलाते थे। अब क्या है? बिजली से आसानी से चल जाता है। देख लो गेहूं पीसने वाला मिल में क्या होता है? बिजली से मशीन चलता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? आसान हो गया ना, काम आसान हो गया, मेरा एनर्जी कम खपत होगा, ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। ये सब चीजें, परिवहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक यहाँ से आदमी जो है पूर्णिया जाने में 8 घंटा 10 घंटा पैदल लगता था जाने में, अब क्या है? 1 घंटा में पहुंच जाता है ना। तो ये क्या है? परिवहन की सुविधा, परिवहन का सुविधा मिल गया ना हमको। यहाँ से बस से जाओगे पूर्णिया तो 40 रुपया लगेगा, गाँव से 50 रुपया लगता है, ठीक है। यहाँ से ट्रेन से जाओगे तो 10 रुपया लगेगा। सोचो कौन सा परिवहन आसान? तो आसान वाला परिवहन हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, संचार का साधन, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तुम स्कूल में हो, तुमको कोई तबीयत खराब है, कुछ भी है, टीचर तुरंत फोन करेगा, तो उसको 1 रुपया लगेगा, 10 पैसा लगा फोन खर्च, ठीक है ना। यदि फोन नहीं रहता तो, संचार की व्यवस्था नहीं रहता तो क्या होता? वहां से किसी आदमी को भेजता, 100 रुपया उसको आने में खर्च होता, तुमको बताता, फिर तुम इधर से जाते बच्चे को लाने के लिए, 100 रुपया और खर्च होता। खर्च भी हो रहा है, परेशानी भी हो रहा है, प्लस कुछ और भी। समझ में आ गया? संचार का सुविधा देखो इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन को देखेंगे ना, आधारित संरचना या आधारभूत ढांचा, इसको अपने भाषा में हम आराम से लिख सकते हैं। ऐसा सहायक तत्व जो देश के आर्थिक गतिविधि में क्या हो? सहायक हो, है ना, ताकि पैसों का लेन देन अच्छे से हो सके, हम लोग के पास इनकम आ सके। अभी घर बैठे मोबाइल मंगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ये संचार का सुविधा है, बहुत आसान है। बैंकिंग, क्या चीज? देखो अगला चीज, बैंकिंग बहुत ही फायदेमंद है। तुम्हारे स्कूल में टीचर को पैसा भेजना है, यहाँ पर गए
CSP वाले बैंक में, छोटका बैंक में पैसा डाल दिया, खाता में पहुंच गया, खर्च हो तो मेरा बच गया ना, एक भी रुपया खर्च नहीं लगा, थोड़ा सा चलना पड़ा पैदल। तो बैंकिंग का सुविधा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सामान बेचे हम जाके गुलाब बाग में, ठीक है ना, क्या कौन सा सामान, तो ये फसल जो उपजाते हैं, मकई गेहूं जो भी है अनाज, और वहां पर बेचेंगे, वहां से हमको 50,000 रुपया मिला बेच करके, उसको पॉकेट में लेकर के आते, रास्ते में बंदूक लेकर के कान में सटाता और हमारा पैसा छीन लेता है ना। तो यानी क्या होता, वो प्रॉब्लम अब क्या है, डायरेक्ट खाता में डाल देता है, तो हमको तो कुछ कर पाएगा नहीं वो, तो आराम से हम आ जाएंगे, मेरा पैसा भी बच जाएगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ये चीज है। स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना। स्कूल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा का विकास तो वहीं से होता है, छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा बच्चा तक। कुछ पहले दिमाग रहेगा तब ना, माइंड डेवलप करेगा तब तो कुछ कर पाएगा, बिजनेस करेगा या कुछ भी करेगा कोई भी आदमी। तो ये चीज बेसिक चीजें हो गई। किसान भी है, पढ़ा लिखा रहेगा तब तो अच्छे से खेती कर पाएगा, है ना। किस खेत में कितना खाद देना है, उर्वरक देना है, तो यानी हर चीज डिपेंड करता है स्कूल पर भी। कॉलेज, स्कूल कॉलेज तो एक ही हो गया ना, बच्चों के लिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया सीनियर बच्चों के लिए। अस्पताल का भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। मान चलो हम बहुत मेहनत के, बहुत इंटेलिजेंट है, या तुम इंटेलिजेंट हो, अचानक बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर नहीं है तो मर जाओगे, उतना जो मेहनत के सब तो बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए अस्पताल भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ट्रक लेकर के सामान लेकर जा रहा है, कोई बीमार पड़ गया रास्ते में, उसको हॉस्पिटल नहीं, मर गया, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, तो अब तुमको ये चीज समझ में आ गया होगा, ऐसा आवश्यक चीज जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझ में आ गया। सहायक तत्व कौन कौन सा है? बिजली बहुत आवश्यक है। सड़क, परिवहन जिसको बोलते हैं, गाड़ी, ट्रक व्रक ये होना चाहिए। संचार का साधन होना चाहिए। बैंक का सुविधा होना आवश्यक है। स्कूल कॉलेज होना चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट हो। ड्राइवर भी पढ़ा लिखा तब तो, नहीं तो पता चलेगा तार खराब हो गया, उसको समझ में ही नहीं आया कैसे ठीक करेंगे। थोड़ा अक्लमंद रहेगा तो फट से अपने से कर लेगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें। अस्पताल होना भी आवश्यक है। तो समझ में आ गया, लिख सकते हो परीक्षा में आसानी से। आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा। बिहार के किन किन महापुरुष का जन्म हुआ बिहार में? तो हम लोग को पता है बिहार में बहुत सारे महापुरुष का जन्म हुआ है ना। एक महापुरुष तो हमारे यहाँ है, महर्षि संत सेवी महाराज, प्रतिशाही क्या नाम है, महर्षि में ही परमहंस महाराज जी, ठीक है। तो ये लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं। लेकिन और भी महान लोग हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक दासी का बेटा था, ठीक है ना, और उसके राज्य में घनानंद नाम का राजा था। अब बहुत ही क्रूर था, बेवकूफ था, नालायक था, ठीक, अय्याश टाइप का व्यक्ति था। अय्याश समझते हो, ये 10-20 रानियां एकदम मस्ती में रहना, कोई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी समय दासी थी एक, उसी का बेटा था कौन? चंद्रगुप्त। और इसी को कौन बनाया था राजा? चाणक्य। कहानी सुना होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त को किसी से प्रेम भी था, लेकिन उन्होंने बोला कि यदि पूरे देश पर राज करना है, एक लड़की के लिए तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। ठीक है, चंद्रगुप्त याद हो गया। अशोक किसका? इसी का पोता, क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा का नाम था बिंबिसार और बिंदुसार उसके बेटा का नाम था अशोक, ठीक है। उसके बाद शेरशाह नाम सुना, ग्रैंड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी, है ना, ये चीजें। तो गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना, पटना साहिब बिहार में, गुरु गोविंद सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह नाम, एक बाबू वीर कुंवर सिंह थे, उसको अंग्रेज गोली मार दिया था एक हाथ में, वह युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने क्या किया, गंगा नदी पार कर रहे थे, हाथ को ही काट दिया अपने तलवार से, क्योंकि दर्द हो रहा था, क्योंकि उसको युद्ध लड़ना था। तो ये कहानी याद रहेगा। ऐसे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म हुआ था छपरा जिला के जीरादेई नामक गांव में। क्या तो पूछ रहा है कौन कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? यदि ऐसे पूछा हम लोग ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त, उसका पोता अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब, वीर कुंवर सिंह, गंगा नदी वाला हाथ काटने वाला, कहानी याद रखना, एकदम मूंछ रखते थे लंबा चौड़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये लोग बिहार में, ऐसा नहीं कि यही थे सिर्फ, और बहुत सारे आर्यभट्ट भी थे जिन्होंने शून्य का खोज किया था। तो ये सब चीजें, और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो बिहार में जन्म लिए थे। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? 137 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है हमारे यहाँ। सबसे पहला चीज है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है ना, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तुम चले जाओ किसी गांव में, छोटे से गांव में जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पर एक एक आदमी को 7-7 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब सोचो उसका जो पिता होगा, जो भी बच्चे हैं 7-8 बच्चे, उनके जो पिता होंगे, यदि 10,000 रुपया कमाता होगा
तो 7 बच्चों का खर्च निकालना होता होगा उसको, सब खाना खाता होगा, है ना, घर का मेंटेनेंस, तो उसका गरीबी तो बढ़ गया। वही पिता के पास मात्र 2 बच्चे होते तो वही खर्चा तो कमाता तो उतना ही वो, लेकिन खर्च उसका कम होता, लेकिन बच्चों को अच्छे से सुविधा देता, अच्छे से शिक्षा देता, आगे से अच्छे से पढ़ता। तो पिछड़ापन का पहला कारण क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि, है ना। पहले क्या होता था पुराने समय में कि जो है दादी बोलती थी या बूढ़े लोग बोलते थे, अरे 5 भाई रहेगा ना तो किसी से लड़ने के लिए 5 लाठी होगा, ठीक है ना। लेकिन तो 5 लाठी से आजकल काम चलने वाला नहीं है, 2 ही ठीक है ना। और उसी को IAS बनाओ, IPS बनाओ, बड़ा अफसर बनो, ठीक है ना, बहुत बड़ा आदमी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आधारिक संरचना का अभाव, हमारा जो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, आधारिक संरचना यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उनकी आवश्यकता है ना, उसका जो है क्या है? अभाव है। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी है। कैसे कमी है भाई? देख लो, एक रोड टूट जाता है तो टूट ले, उसको ठीक करवाने वाला कोई नहीं रहता है। अभी इस रोड में देखो पूरा पानी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं कीचड़ हो गया है, उसको ठीक करवाने वाला भी कोई माए बाप नहीं है। 5 साल 10 साल कब ठीक होगा पता नहीं। तो आधारिक संरचना की कमी है। बिजली खराब हुआ तो बिजली 2 दिन से गायब है, तुरंत 10 मिनट में ठीक होना चाहिए। पटना में खराब होता था तो 1 से 2 घंटा में लाइन आना है, ठीक है ना, तुरंत काम हो जाता था। तो आधारिक संरचना का क्या है? अभाव है। तो समझ में आ गया अभाव कहाँ से? तो अभाव हुआ आधारिक संरचना का तो सारा चीज में प्रॉब्लम। कृषि पर निर्भरता है। हमारे यहाँ क्या होता है? अधिकतर लोग किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर, ठीक है। जैसे इनके पिताजी हैं, इस बच्चे के पिता क्या है? हमेशा खेती खेती खेती। आगे दुकान बहुत सारा खुला हुआ है, एक दुकान अपना भी लगा देंगे गेट पे तो 2 रुपया उससे भी आएगा, समझ में आ रहा है? खेती भी चलेगा, इधर भी चलेगा, 4-5 चीजें करनी चाहिए। सिर्फ इनके पिताजी का हाल नहीं है, हमारे बिहार में अधिकतर लोग जो है ना किस पे निर्भर है? कृषि पर। तो कृषि पर निर्भर रहने से क्या होता है? मेहनत ज्यादा लगता है, इनकम कम होता है ना, लोग इसलिए बिजनेस की ओर भागता है। तो कृषि पर निर्भरता भी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। बाढ़ और सूखा से क्षतिग्रस्त, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बिहार का जो नक्शा देखे थे हम लोग, बीचों बीच गंगा नदी गया था। गंगा नदी से ऊपरी भाग में हिमालय की नदियां बहती थी, निचली भाग में जो था वो पथरीली नदियां, जो कि बरसाती नदियां बोलते थे। बरसात में पानी रहता है, बाकी समय सूखा रहता है। तो यानी कि निचला क्षेत्र में जो है सुखाड़ पड़ता है और ऊपरी क्षेत्र में जो है क्या पड़ता है? बाढ़ आ जाता है। समझ में आया? क्योंकि हिमालय की नदियां क्या होती है? पहले से जल भरा हुआ रहता है। हिमालय का नदियां का मतलब क्या हो गया? हिमालय का नदी का मतलब। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण पहला पॉइंट तो सबको याद हो गया होगा भैया, जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है। देखो परीक्षा में अपने से थिंकिंग करो, बिहार क्यों पिछड़ रहा है, लिख दोगे। और लेक्चर सुन लिया तो और अच्छी बात है। आधारिक संरचना तो बता दिए थे क्या क्या चीज होनी चाहिए, आवश्यक चीजें। ये कृषि पर निर्भरता, ये भी प्रॉब्लम है ना। हमको कृषि पर भी निर्भर नहीं रहना, कृषि भी करनी चाहिए, खेती भी करनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे काम है जिसको भी साथ साथ करना चाहिए। बाढ़ और सूखा का तो बता दिए। देखो ऊपर में यानी गंगा नदी बीचों बीच बिहार के ऊपरी साइड में हिमालय की नदियां पहले से पानी रहता है। क्यों रहता है पानी? पता है, हिमालय बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है, और ऊंचा पर्वत है तो ऊपर जाने के बाद तापमान घटता है। तापमान घटता है तो बहुत ठंडा होता है, ठंडा होता है तो बर्फ जमा हुआ रहता है। वही बर्फ पिघल करके उत्तर बिहार में यानी कि गंगा नदी के ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार कहते हैं, तो उसमें पानी रहता है। अब बरसात समय में क्या होता है? और पानी आ जाता है, नेपाल का भी पानी आ जाता है, क्योंकि नेपाल तरफ जो है ऊंचा क्षेत्र है और सारा पानी नदी माने पे क्या हो जाता है? नदी से पानी बाहर फेंक देता है, बाहर आता है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो रोड खत्म, गांव खत्म, सारा का घर डूब जाता है, बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। हर साल यही घटना होती है। तो ये चीज है। और निचला क्षेत्र में क्या है? तो गर्मी के महीना में तो सुखाड़ आ जाता है, जो फसल है वो खत्म, खेत में पूरा मिट्टी जो एकदम धूल जैसा हो जाता है। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। तो ये दोनों प्रॉब्लम का निदान करना चाहिए सरकार को। इसी के कारण हम लोग पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पिछड़ रहे हैं। जो आदमी घर बनाया था उसका घर बह गया पानी में, बाढ़ में, सोचो, फिर उसका पैसा बर्बाद, फिर अगला साल बनाएगा, फिर बाढ़ आएगा, फिर बह जाएगा, फिर बाढ़ आएगा, हर साल यही होता है। तो सरकार को चाहिए कुछ ऐसा निदान करे, छोटा छोटा पक्की नहर बना दे, ताकि जो बाढ़ का पानी, नदी में ज्यादा पानी आएगा तो नहर खोल देगा फाटक लगा करके, और नहर में पानी जाएगा, धीरे धीरे कहाँ ले जाएगा? दक्षिण बिहार। तो ये चीजें पानी को बैलेंस कर देगा। तो इसके लिए काम करना होगा, सरकार करती नहीं है। तो ये चीजें। औद्योगिक पिछड़ापन है हमारे यहाँ क्या है? उद्योग
नहीं है। उद्योग समझ रहे, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है। यदि बड़े बड़े फैक्ट्री रहेंगे तो हमारे खेत में जो सामान उपजता है वो हमारे ही फैक्ट्री में बनेगा, और ठीक है ना, तब हम लोग यहाँ से सामान बना के दूसरे जगह भेजेंगे। समझ में आ रहा है कुछ। एक कलम है ना, इसका यहाँ दाम कितना होगा, 50 पैसा बनाने में लगा होगा। 50 पैसा बनाने में लगा, वहां से किसके पास गया, बहुत बड़ा होलसेल वाले के पास गया, है ना। वो इसको 1 रुपया में दुकान वाले को देगा, है ना। कि कौन से दुकान वाले को, ये जो लोकल होलसेलर वाला होता है इसके पास देगा 1 रुपया में। वो होलसेलर वाला दुकान वाले को देगा कितने में, 1.5 रुपया में देगा। वो 1.5 रुपया वाला क्या होगा, छोटका छोटका दुकान वाला को 2 रुपया में, 2.5 रुपया में देगा। ठीक है, तो क्या होता है, दाम तो बढ़ रहा है ना। सोचो हमारे बिहार में ही यदि उद्योग होता, फैक्ट्री होता, तो हमारे यहाँ सामान बनता। सामान यदि बनता और हमारा सामान दूसरे राज्य में जाता तो वहाँ महंगा में बिकता, तो हमको ज्यादा फायदा होता, है ना। मेहनत भी हम करें, हमारे यहाँ फैक्ट्री भी नहीं है, यहाँ के लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है। ट्रेन भर भर के जाता है पंजाब हरियाणा, धान काटने, गेहूं काटने, ये सब चीजें। औद्योगिक पिछड़ापन कारण क्या है तो हम लोगों को पता है। एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है। जो पैसा वाला लोग है, बिजनेसमैन है, वो बिहार में फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि सिचुएशन खराब है। उससे भी ज्यादा खराब क्या है, यहाँ पर गांव घर में भी जो बंदूक सटा करके मोबाइल छीन लेता है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम हमारे यहाँ। गरीबी सबसे बड़ा एक कारण और भी है पिछड़ेपन का, क्या है, गरीबी। लोग इतना गरीब है कि सोचता ही नहीं है कि अमीर बने या फिर आगे बढ़े, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। हमारे पास 2 रुपया है तो कॉपी खरीद करके पढ़ रहे हो, मान के चलो। किसी के पास तो इतना स्थिति खराब है कि कॉपी है भी नहीं। ठीक, खाने के लिए 10 रुपया है, 10 रुपया लेकर के जाता है, 2 रुपया का नमक लेता है, 2 रुपया की ये, 2 रुपया की ये। वो बेचारा कैसे सोचेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, जो ठीक से कपड़ा भी नहीं दे पा, भोजन तक सही से नहीं दे पा रहा है। तो गरीबी भी सबसे बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। तो अच्छे से सोचोगे सारे आंसर लिखाएंगे। खराब कानून व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था है। ठीक है ना, पुलिस के पास जाओ FIR करने, वहां पैसा लेता है। हर जगह विधि व्यवस्था सही नहीं है ना। परीक्षा दो, एग्जाम दो कोई जॉब का, तो उसमें पहले से सेटिंग चलता है, पैसा दे करके नौकरी निकलवा लेता है, जानता है कुछ नहीं। ये सब कंडीशन होती है। ये सब क्या है, खराब कानून व्यवस्था है, सही तरीका नहीं। हमारे यहाँ स्कूल में 10th क्लास में खिड़की में लटक लटक करके गार्जियन चिट्ठा पहुंचाता है। बच्चे को पढ़ाता नहीं है, बच्चे को पढ़ाने में मेहनत नहीं करता है, बचपन से पढ़ाएगा नहीं, चिट पहुंचाने के लिए 2 माला छत पर पहुंच जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे यहाँ। कुशल प्रशासन का अभाव है। किस चीज का अभाव है, कुशल प्रशासन का अभाव है। तो ये भी बात है। प्रशासन का मतलब क्या होता है, चलाने वाला, है ना। जैसे डीएम क्या हो गया, इस घर का मालिक हो गया। कभी तो गांव आया भी नहीं होगा डीएम, आया है किसी गांव में, पंचायत में घूम रहे बिना कोई कांड घटे हुए। उसको हर चीज का निगरानी लेना चाहिए, क्योंकि वह पूरा जिला का प्रमुख होता है। जब जिला का प्रमुख है, घर का मुखिया है, तो उसको घर में हर जगह क्या है क्या सही नहीं है, हर चीज पे निगरानी रखना चाहिए। तो ये चीजें, तो ये कुशल प्रशासन का क्या है, अभाव। ऐसा नहीं है कि हमारे ही जिला में हर जगह वही सिचुएशन है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर अच्छे से काम होता है। तो बिहार का पिछड़ापन का कारण समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग का अगला क्वेश्चन है। अब बिहार का पिछड़ापन तो समझिए क्यों बिहार पीछे है, समझ में आ गया। अब है क्या कि इसको दूर कैसे किया जाए। तो दूर करने के लिए बहुत उपाय है, उसको अपनाना पड़ेगा। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रमुख उपाय है, लिखना क्वेश्चन में आंसर यही देना इसी तरह से। ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। नियंत्रण कौन करेगा भाई, तो तुम ही लोग करोगे। जो शादी विवाह करता है वही ना करेगा जनसंख्या पर नियंत्रण। 2 बच्चे हो, उसके बाद बच्चे नहीं होने चाहिए, तब तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। क्योंकि सोचना चाहिए कि हमारे पास यदि 1 बीघा जमीन है, यदि 2 बच्चे होंगे तो आधा बीघा हो जाएगा, फिर और बच्चे होंगे तो और बढ़ जाएगा। जमीन तो नहीं ना बढ़ता है, बच्चे तो बढ़ रहे हैं। 1 को 4 होता है, 4 को 8 होता है, 8 को 12 होता है, लेकिन जमीन उतना का उतना ही है जितना कि हमारे परदादा को दादा को था, है ना। जमीन उतने है, जमीन में कोई जमीन कम रहा है नहीं कम रहा है, आदमी बढ़ रहा है, जमीन घट रहा है। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। कृषि का तेजी से विकास करना होगा। किस चीज का, कृषि का। हम लोग खेती क्या करते हैं, धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं। हम लोग को ऐसा फसल लगाना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। अब चलो मिर्च लगा दिए, मिर्च 100 रुपया किलो मिलता है, ठीक है, सूखा मिर्च। लहसुन है 150 रुपया किलो, 160 रुपया किलो मिलता है। तो हम लोग को वैसा फसल लगाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। लहसुन तो सभी खाते हैं, है ना, सालों भर। तो कुछ ऐसा खेती करना चाहिए जिसमें क्या हो, हमको अधिक से अधिक इनकम हो।
बाढ़ पर नियंत्रण, तो बाढ़ पर नियंत्रण हम पहले ही बताए थे, पक्की नहर बनानी चाहिए सरकार को, है ना। जहां जहां पानी नहीं है, जहां सुखाड़ आता है वहां तक नहर को पहुंचाना चाहिए। आधारिक संरचना का विकास भैया, आधारिक संरचना तो पढ़े थे, बिजली चाहिए वो व्यवस्था करो, परिवहन चाहिए वो व्यवस्था करो, है ना। अब सोचो गांव से लेकर के पूर्णिया तक जाता है कौन सा चीज, बस से, ट्रक से, टेम्पू से सामान लेकर के, मकई लेकर के। अब यहाँ से यदि एक रेल पटरी बिछा दिया जाए गुलाब बाग तक, तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन में डालेगा, सस्ता में पहुंच जाएगा। यदि 10 रुपया बोरा लेता होगा कौन, ट्रक वाला, तो वो कितना लेगा, 2 रुपया 3 रुपया लेगा, आसानी से पहुंचा देगा। उसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं, एक ही साथ पहुंच जाएगा। उद्योगों का विकास करना चाहिए, हमारे राज्य में क्या लगाना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग लगाना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत बड़ी कंपनियां सब लगानी चाहिए। गूगल है, ये है, वो है, बहुत सारा। उसमें बच्चों सबको जॉब भी मिल जाएगा, कुछ काम भी कर पाएगा घर के बगल में, है ना। तो ये सब काम हमें करना चाहिए बिहार को। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे बिहार के बच्चों को शिक्षित भी करना बहुत जरूरी है। गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गरीबी दूर करने का उपाय क्या है, शिक्षित होना। गरीबी दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, शिक्षित होना। यदि हम पढ़े लिखे हो जाए तो गरीबी हमारी दूर हो सकती है ना। शांति व्यवस्था की स्थापना करना, ठीक है। सरकार को चाहिए विधि व्यवस्था सही करे, लोग किसी परेशान न करे, किसी बेवजह, ये सब चीजों पर कंट्रोल होनी चाहिए। स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, क्या होना चाहिए, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। सिस्टमेटिक ढंग से काम होनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का निदान करना चाहिए एक बार में, है ना। यदि एक एप्लीकेशन दे दें डीएम को कि सर रोड खराब हो गया है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भले डीएम के अंदर नहीं हो, इसके अंदर हो, वार्ड को इसको आदेश देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, स्वच्छ एवं ईमानदार, साफ सुथरा तरीके से काम करनी चाहिए। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए, केंद्र से अधिक मात्रा में। क्योंकि देखो केंद्र के अंदर में कितने राज्य, 28 राज्य हैं वर्तमान में, और 28 राज्य को क्या मिलता है, सरकार से भी कुछ मदद मिलती है, केंद्र सरकार से, भारत सरकार से। तो बिहार राज्य को भी क्या मिलना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में मदद मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। अब देखो आगे क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो सोच लो, कृषि का मतलब खेती, जनित उद्योग कहने का मतलब यह हो गया, कृषि से संबंधित जो भी उद्योग है उसको कृषि जनित उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसा उद्योग जिसमें कि कृषि यानी खेत का सामान डायरेक्ट उपयोग किया जाए, है ना। अब उद्योग यहाँ पर हम खोल देंगे क्या चीज का, ये चार्जर बनाने का। तो चार्जर बनाने के लिए हमको प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक तो खेत में आता नहीं है। तो कृषि जनित उद्योग का मतलब क्या हो गया, खेत का सामान वहाँ उपयोग कर ले। सूजी बनाना है, गेहूं हमको गाँव से मिल जाएगा, तो उसके लिए फैक्ट्री आसान हो जाएगा, है ना। ये चीजें, गन्ना क्या कहते हैं, चीनी फैक्ट्री, चीनी मिल जो होता है चीनी बनाने वाला, वहां पर क्या चाहिए, गन्ना। तो वो कहाँ मिलेगा, खेत से मिलेगा। तो खेत बगल में हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृषि जनित उद्योग समझ में आ गया। ऐसा उद्योग जिसमें कच्चा माल, उद्योग में क्या मिलता है, हमको क्या चाहिए, कच्चा माल की जरूरत होती है। तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो कच्चा माल हमको मिलेगा खेतों से। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग। तो प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है, कृषि जनित उद्योग, जनित को हटा दो तो कृषि उद्योग, सीधी सी बात है। तो ऐसा उद्योग जिसमें हमको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, खेतों से, ठीक है, कृषि क्षेत्र से। जैसे आम से अचार बनाना, अचार बनाने की फैक्ट्री, अचार बनता होगा ना, पैकिंग में मार्केट में मिलता है। तो ऐसे तो थोड़ा ना बनता होगा, बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा उसको बनाने वाला, आम खरीद के लाता होगा, उसका अचार बनाता होगा। टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, मिलता है पोच में, दुकान में 5 रुपया 2 रुपया में, ठीक है, वो भी तो बनता हुआ टमाटर से। तो खेत किसान बगल में होगा तो उससे टमाटर खरीदेगा, टमाटर से सॉस बनाएगा और उसको जो है बेचेगा। तो ये फैक्ट्री चल सकता है। तो यहाँ तक। अब हम लोगों के पास चूंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो निम्नलिखित में से फुल फॉर्म को लिखे। एनडीसी, एनडीसी क्या है, देखो जितने भी फुल फॉर्म होंगे आगे, या फिर ये एक संस्था का नाम या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना चूंकि ऑब्जेक्टिव में रहता है और पूछता भी है। एनडीसी का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना। एक समय योजना आयोग बना था 1950 में, ठीक है। योजना आयोग भारत सरकार बनाई थी। वो क्यों बनाई थी भैया, कि देखो हम लोग को भी प्लानिंग करनी चाहिए। कितने में पढ़ते हो, 5 क्लास में। सिलेबस क्या है मेरा पता है, इतना इतना मैथ बनाना है, संस्कृत पढ़ना है, ये सारा चीज हमको रूटीन बना लेना चाहिए। मान के चलो जनवरी में एग्जाम है, हम जो इसको अक्टूबर तक में खत्म कर लेंगे,
ठीक है, ताकि उस दूसरे बार में फटाफट रिवीजन करना होगा, फिर याद करना होगा, 10 बार याद कर लिए, 20 बार पढ़ लिए अच्छे से, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से सरकार जो था, भारत सरकार, चूंकि भारत सरकार तो देश तो बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, इसके अंदर 28 राज्य, सबको चलाना है। उसके लिए सोचा क्या उपाय किया जाए, तो उसके लिए यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक संस्था बनाया जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, NDC। CBS क्या है भाई, कोर बैंकिंग सिस्टम, सबको अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठ जाएगा और आराम से आगे भी काम आएगा। तो CBS फुल फॉर्म याद रखना, कोर बैंकिंग सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली, सिस्टम को प्रणाली बोलते हैं। अब ये कोर बैंकिंग प्रणाली या सिस्टम क्या है, सिंपल सा बात है भैया कि देख लो, पैसा जमा किया हम कहाँ पे, बनमनकी में मेरा खाता है, यहाँ जमा किया, हम पटना पहुंच गए, पटना में बैंक से निकाल ले, वो क्या कहलाएगा, कोर बैंकिंग खाता। हम किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं, पता है कि नहीं, खाता मेरा है बनमनकी में, पैसा निकाल रहे हम दिल्ली में, तो वो क्या हो गया, क्यों ऐसा होता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली बोलते हैं। समझ में आ गया, किस कारण से, मोबाइल से तुमको तुम्हारे खाता में हम पैसा भेज सकते हैं, बैंक यहाँ नहीं है, बैंक बनमनकी में है ना, उसका हेड ऑफिस जो पटना में, पैसा जमा किए राकेश के यहाँ या फिर किसी CSP के यहाँ, ठीक है ना, ये चीजें। तो कोर बैंकिंग प्रणाली समझ में आ गया। ATM का फुल फॉर्म भाई, ATM नाम सुना होगा, एक मशीन होता है जिसमें पैसा होता है, ATM कार्ड घुसाते हैं, पैसा निकलता है ना, ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ये ATM कार्ड है हमारे पास, जो वो क्या है, वो ATM कार्ड है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन ये जो मशीन होता है जिससे पैसा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ATM मशीन, ठीक है, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। NI का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम, है ना, NI का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को समझने के लिए सिंपल सा थ्योरी ले लो, अपने घर में मालिक कौन है, पापा मालिक है, पापा का एक साल में कितना पैसा आता है खेती से, वो उससे क्या कहला है, नेशनल इनकम। समझ में आ गया, किसी भी तरह से जो इनकम आया वो क्या कहला है, नेशनल इनकम। उसी तरह से हमारे देश का भी तो इनकम आता होगा, तो वो चीज है, तो राष्ट्रीय आय कहलाता है, तो NI नेशनल इनकम। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, पूरे विश्व में ये कैसे पता चल जाता, सुनता होगा क्या, सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित राज्य कौन है, तो केरल है, पता है कि नहीं, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल है, 100% वहाँ शिक्षित है लोग। बिहार जो सबसे अंतिम स्थान पर है, अब बिहार में जो है सबसे अंतिम स्थान पे पूर्णिया है, पुरुष में, पूरे शहर पुरुष महिला में सब में पूर्णिया सबसे अंतिम में पढ़ा लिखा में, तो सबसे कम पढ़ा लिखा में। अब महिला में सबसे कम सहरसा है, समझ जाओ। तो HDI का मतलब होता है ह्यूमन विकास सूचकांक, आदमी कहाँ का कितना डेवलपमेंट है, उसी हिसाब से जो है ना, एक नॉर्वे नामक देश है जो कि नंबर 1 पर है, ठीक है ना। किस आधार पर कहोगे कि भैया कि ये देश का आदमी बहुत डेवलप है, तो वहां पर 3 चीजें होनी चाहिए, शिक्षा, रहन सहन और स्वास्थ्य, 3 चीजें यदि अच्छा है तो वह आदमी बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, समझ गए ना, जैसे अमेरिका सब है, तब पर उन लोगों का स्थान थोड़ा नीचे है। तो हम लोग देख लिए HDI का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब क्या है, HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या हो गया, अभी देखे थे HDI, और उसका जो रिपोर्ट तैयार करता होगा, कोई जो लिस्ट बनाता होगा, कौन सा देश ज्यादा डेवलप है, कौन सा देश का आदमी कम डेवलप है, तो उसके लिए जो लिस्ट बनाता होगा उसको, कि उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, वही चीज क्या है, HDR, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। UNDP, ये क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे एग्जाम में, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, समझ में आ गया। अब हम लोग UN चले जाए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र बना था कब, 1945 में, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। GDI क्या होता है भाई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, कौन सा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक। लिंग का मतलब मेल फीमेल, लड़का लड़की, इनके विकास का जो सूचकांक था उसको कहा गया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI। NHDR क्या है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। हमारे देश का जब मानव के विकास का रिपोर्ट बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, NHDR, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। HPI क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये भी तो अभी बताया, सबसे गरीब राज्य कौन है पूरे भारत में, तो बिहार है। कैसे पता किए थे, इसी कारण से, HPI के कारण, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के कारण। समझ में आ गया। मानव निर्धनता सूचकांक, सबसे ज्यादा गरीब कौन,
बिहार का पिछड़ा तो पता चल ही गया। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो ये CSO एक संस्था बनाया था जो कि ये तय करेगा कि हमारे देश में जो है कौन गरीब है कौन अमीर है, किस आधार पर। तो ये काम करने वाली संस्था का नाम था CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। IT क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाम सुना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? अब सोचो यहाँ पर जो है ये मोबाइल का तार है, तार को यदि हम कंप्यूटर में जोड़ देंगे तो मेरा मोबाइल का सारा डाटा कंप्यूटर में शो करना शुरू कर देता है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है। समझ में आ गया ना? होता है ना, तुम्हारा मोबाइल वहाँ है, मेरा मोबाइल यहाँ है, वाईफाई ऑन करते हैं, तुम्हारे पास चला जाता है नेट। कैसे चला जाता है? तार तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन जाता है। ये किस कारण से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सोचो सर्वर लगा हुआ है, हमारे पास मोबाइल में तार भी नहीं है, नेट चलता है अभी भी। कारण क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT समझ में आ गया। BPL क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। सरकार तय कर दिया है कि भैया जिसके पास इतना जमीन होगा, इससे इतना जमीन से कम होगा, जिसके पास जो है इतना पैसा से कम कमाई होता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। देखता होगा चावल दाल मिलता है कोटा में, किसको मिलता है? जो BPL में है, ठीक है ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। APL क्या होता है? एबव पॉवर्टी लाइन, यानी उससे ज्यादा इनकम हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको नहीं मिलता है चावल गेहूं, तो किसको नहीं मिलता है? तो APL वाले को। तो एबव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। PDS क्या होता है? देखो PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग किस सिस्टम के तहत उस चावल को लेते हैं? चावल जो लेने जाते हैं उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उसको कोटा नहीं कहा जाता, उसको डीलर नहीं कहते हैं। कौन सा सिस्टम हो? PDS सिस्टम है। कौन सा है? PDS सिस्टम है। वहाँ उसके बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ भी होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं? कोटा बोल देते हैं, डीलर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम है, जिस संस्था से हमको सामान मिलता है चावल दाल गेहूं, उसका नाम है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब है नरेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले बहुत ही फेमस था नरेगा, जिसको मनरेगा भी एक तरह से बोला जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक सरकारी आदमी, सरकारी नौकर जैसे हम लोग हुए, तो क्या कर रहे हैं? हम लोग जॉब कर रहे हैं, है ना। सरकार हमको सब दिन काम देती है। लेकिन जनरल लोग जिसको कोई नौकरी नहीं है, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं भाई? जो रोज काम करता है। आज काम करने गए, काम मिला तो काम करेंगे, पैसा आएगा, नहीं काम मिला तो नहीं करेंगे काम, पैसा भी नहीं आएगा। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था लाया कि साल में हम तुमको न 100 दिन का काम देंगे। साल में 365 दिन होता है, बाकी दिन तुम अपना काम खोज लो थोड़ा बहुत, 100 दिन हम अपने तरफ से मदद करेंगे, ठीक है। एक दिन का सरकार फिक्स कर दिया 150 रुपया या 165 रुपया जो भी हो, इतना मजदूरी देंगे, तुम मेरे यहाँ काम करो 100 दिन, ठीक। तो उसको क्या कहा गया? मनरेगा या नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब 100 दिन का काम हम देंगे, इसका गारंटी हम लेते हैं। उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी। तो नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम याद रखना। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो भैया मानव, तो मानव यानी आदमी, विकास यानी उसका विकास, और उसका रिपोर्ट तैयार कर लिए तो मानव विकास रिपोर्ट कहलाया। समझ गया ना? एक ऐसा रिपोर्ट जिसमें मानव के विकास के आधार पर किसी भी देश का क्या लगा लेते हैं हम लोग? एबिलिटी का पता लगा लेते, विकास का पता लगा लेते। कहते हैं ना भारत का कौन सा स्थान है ना, 1 नंबर पे कौन सा देश है मानव विकास में? नॉर्वे है। कैसे पता लगा? कि उस देश का विकास पता लगा लिए, कितना विकसित देश है ना। भारत क्या है? 126वां स्थान पे, 120 या कितना स्थान पर है? 126वां स्थान पर है। तो सोचो, तो विकसित है कि विकासशील है कि अविकसित देश है, इसका अंदाजा हम किससे लगा लेते हैं? मानव विकास रिपोर्ट से लगा लेते हैं। तो यह भी क्वेश्चन में रह सकता है भैया, किसी भी देश के विकास का स्तर का पता हम कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में रहेगा तुमको कि मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। नया बहुत सारी चीजें रहेंगी उसमें, तो ये चीजें, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। हमारे पास कुछ टाइम टेबल दिया हुआ था, अगस्त तो अब खत्म होने वाला है ना। अगस्त आज कितना तारीख है? 15 या 16, ठीक है, जो भी हो। तो 10-15 दिन इस महीना में बचा हुआ है। सितंबर में 30 दिन है, अक्टूबर 31 है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी है टोटल मिलाकर के तुम्हारे पास 180 दिन के आसपास है, ठीक है ना। हमने सब चैप्टर को इंडिकेट कर दिया, इस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। सारे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना है। मेरा टारगेट तो कंप्लीट होगा ही, अपने से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एग्जाम दो।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड चैप्टर को लेकर के।